स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस के उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हम पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम कोशिका के अंगों की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम हम कोशिका अंगों सेल ऑर्गन्स की बात करेंगे और जिसमें सर्वप्रथम मैं लेकर के आया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है, कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको 3 नाम जरूर याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि ये क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। ये जो उभरे हुए पार्ट आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है, इस तरह से। तो इसकी ये जो उभरी हुई संरचना जो होती है, ये क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टी। और इसके अंदर ये जो पदार्थ होता है भरा हुआ, यहाँ पे ये देखिए, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यानी आप इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने स्वयं का डीएनए होता है। ये 3 पॉइंट, आप 3 नाम याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रिस्टी किसका भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स किसका भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया का। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब स्वयं का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एग्जाम में प्रश्न आता है क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवण के अंदर, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो क्रिस्टी कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद देखिए, डीएनए, मैंने कहा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। तो अब क्या होगा कि कई बार प्रश्न आता है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसे बढ़ती है। तो देखिए, क्योंकि खुद का डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अपनी संख्या को क्या कर लेता है? अपने आप बढ़ा लेता है। किसके कारण? डीएनए के कारण। स्वयं का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवण, 2 ऐसे ऑर्गन है, इसी कारण इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो आपको सिर्फ 3-4 कार्य जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखिए कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी का संश्लेषण भी होता है, एटीपी स्टोर भी होती है और एटीपी का ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम आपको ये याद रखना है कि एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी कारण एटीपी का स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी कारण तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। और एटीपी जो है वो कोशिका की मुद्रा कहलाती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा कार्य याद रखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम खोज की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो है वो देखा किसने था? कोलिकर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? कोलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द नाम दिया था वो किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने दिया था। और इसके खोजकर्ता जो है वो अल्टमान को माना जाता है। खोजकर्ता किसे माना जाता है इसके?
अल्टमान को इसके खोजकर्ता माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने देखा, नाम बेंडा ने दिया और इसके खोजकर्ता जो है वो अल्टमान को माना जाता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ आपको इतनी बातें याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करते हैं हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। ये डायग्राम जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है हरित लवक का। और हरित लवक जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही तो किसका पादप जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यदि हरित लवक जंतु कोशिका में होता तो जंतु भी प्रकाश संश्लेषण करता, लेकिन जंतुओं के अंदर नहीं होता है हरित लवक। तो इसमें आपको कौन से पॉइंट याद रखने, वहां पे मैट्रिक्स था, यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रोमा। क्या है स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा किसका भाग है, हरित लवक का। मैट्रिक्स किसका था, वो था माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर देखिए ये जो सिक्के जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये सिक्के जैसी जो संरचना है इसे हम बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं इसे, थाइलेकोइड बोलते हैं, सिक्के जैसी। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड ये सिक्के जैसी जो संरचना है वो क्या कहलाती है, थाइलेकोइड। और ये इसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। यानी थाइलेकोइड आपस में ये जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, ग्रेनम का निर्माण करते हैं। और एक ग्रेनम जो है वो दूसरे ग्रेनम से किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं लेमिली। क्या बोलते हैं, लेमिली बोलते हैं इसे। इसके अंदर भी एक आंतरिक झिल्ली होती है और एक बाहरी झिल्ली होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर स्ट्रोमा और स्ट्रोमा, ये जो सिक्के जैसी संरचना है वो थाइलेकोइड कहलाती है। और थाइलेकोइड मिलकर के ग्रेनम का निर्माण करते हैं और दो ग्रेनम आपस में लेमिनल माध्यम से जुड़े रहते हैं। इतना ही आपको काफ़ी है इस डायग्राम के अंदर क्लोरोप्लास्ट के। अब देखिए इसके अंदर जो है वो स्वयं का डीएनए इसके अंदर भी होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक जो है वो देखिए फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यानी यह केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। यानी आपको इतना याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पर्णहरित होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक यानी पर्णहरित कहाँ मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। अब देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज इसे इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड, यानी जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, हरित लवक के अंदर पर्णहरित होते हैं, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का योगदान किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है पर्णहरित। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है। मैंने बताया था आपको कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गन हैं जिनके अंदर स्वयं का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इन्हीं कारण इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकाएं कहा जाता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष पॉइंट लगा करके ध्यान रखना। ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण, मैं एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं लिए, सो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैंने लिए यहाँ पे। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हम कार्य की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो हमने देख ही लिया है, प्रकाश संश्लेषण करना है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करना है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी जो हरित लवक वो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, या रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यही है कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हरित लवक जो है वो
हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्या है, कोशिकांग है। कोशिकांग तो है ही। यह यूकेरियोटिक पादप कोशिका में शिवालय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इनका हरा रंग जो होता है वो हरा रंग किन के कारण होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के रसायन के कारण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, अति आवश्यक है। और माना जाता है कि नीले हरे शैवाल नामक जीवाणुओं से हरित लवकों का विकास हुआ। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पॉइंट को याद रखिए। इन तीन चीजों यानी हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका हरा रंग इनमें पर्णहरित रसायन के कारण, पिगमेंट के कारण होता है। अब देखिए प्रश्न आता है कि क्लोरोफिल के अंदर धातु कौन सी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु होती है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो धातु पाई जाएगी वो कौन सी धातु होगी, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु होगी। यहाँ पे लोहा और फास्फोरस ऑप्शन में मिलते हैं, नहीं होगी। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक है, मैंने कहा इनमें दोनों में स्वयं का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इन्हीं कारण इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवकों, क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए होता है और इनकी आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो अर्धस्वायत्त कोशिका अंग किन्हें कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में बिठा लेना इस चीज को। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इसके कार्य हैं। और अंतःप्रद्रवी जालिका हम जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। तो इसमें आपको दो कार्य महत्वपूर्ण याद रखने की। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो कोशिका को कंकाल प्रदान करती है, यानी कोशिका को ये क्या करती है, फैलाए रखती है, कंकाल प्रदान करती है। कंकाल का मतलब कोशिका को सिकुड़ने नहीं देती है, कोशिका को फैलाए रखती है। और कोशिका में उपस्थित विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय कर देती है। इस प्रकार विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जो है वो निराविषीकरण कहलाती है। तो निराविषीकरण का काम कौन करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। ये दो कार्य इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो कार्य महत्वपूर्ण है अंतःप्रद्रवी जालिका का। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर आपको इतना ही याद रखना। उसके बाद आती है गोल्जी काय। गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज जो उल्लू तंत्रिका कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम की थी, लेकिन खोज से रिलेटेड और सन से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएंगे। 100% प्रश्न खोज और सन से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो है वो श्रावण का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लेना। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, श्रावण करना होता है। यानी गोल्जी बॉडी जो है वो उन कोशिकाओं में अधिक मिलेगा, उन कोशिकाओं में अधिक मिलेगा जो श्रावण का काम करती है। जैसे लीवर है तो लीवर के अंदर क्या है, सिक्रेशन का काम होता है, तो लीवर के अंदर गोल्जी बॉडी है वो अधिक मिलेगी। तो इसका महत्वपूर्ण काम है श्रावण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। दूसरा कार्य महत्वपूर्ण आता है कि गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। दोस्तों यदि चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है। गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो है वो शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना होती है। शुक्राणु के शीर्ष पर, शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होती है। और उस टोपीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। जो अंडाणु की भित्ति को अपघटित करती है ना, उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी का मेन कार्य क्या है, श्रावण करना। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको याद रखना है श्रावण। उसके बाद गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी के अंदर आपको इतनी चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, एक कार्य से संबंधित। और एक देखिए लाइसोसोम में समस्त एंजाइम हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं यानी जल अपघटनीय प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोलेज यानी जल अपघटनीय प्रकृति के एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम जो है वो अम्लीय माध्यम में क्रिया करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि लाइसोसोम में एंजाइम जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है।
जो लाइसोसोम है वो किस में सहायक होता है, अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। ये दो कार्य आपको इसमें याद रखने हैं, दो चीज़ याद रखनी है लाइसोसोम के अंदर। डी डुवे ने इसकी खोज की थी, खोज और सन से रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। रिक्तिका वैक्यूल की बात हम करें, रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो रिक्तिका की झिल्ली जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। और रिक्तिका जो है प्रासरण, नियमन एवं उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है, प्रासरण, नियमन एवं उत्सर्जन का कार्य करती है रिक्तिका। और रिक्तिका के कारण ही दोस्तों जलीय पादप होते हैं वो तैरने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और रिक्तिका जो है भोज्य पदार्थों का संचय करती है। रिक्तिका भोज्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। और रिक्तिका जो है वो जलीय पौधे जो तैरने में सक्षम होते हैं, किस कारण होते हैं, रिक्तिका के कारण है। जलीय पौधे जो हैं वो तैरने में सहायक होते हैं। टोनोप्लास्ट इसका महत्वपूर्ण चीज है, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा, यानी कोशिका झिल्ली रहित कोशिका अंग होता है और सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कोशिका अंग याद रखना आप, राइबोसोम होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं होती है। यानी जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। क्लोरोप्लास्ट में भी हमने दो झिल्ली पढ़ी थी, एक आंतरिक और एक बाह्य। लेकिन लाइसोसोम के अंदर एक झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम के अंदर कोई भी झिल्ली नहीं होती। सबसे छोटा कोशिका अंग होता है, झिल्ली रहित होता है। और राइबोसोम दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आपको याद रखना है वो देखिए, कोशिका की फैक्ट्री। कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका की फैक्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका की फैक्ट्री। और राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसे कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। इसी कारण इसे राइबोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। इतनी बातें सिर्फ आपको राइबोसोम के अंदर ध्यान रखनी, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम तारकाई की बात करें तो तारकाई जो है वो, इसमें आपको सिर्फ एक काम याद रखना है तारकाई के अंदर, तारकाई सेंट्रोसोम ये क्या करता है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तारकाय किसका निर्माण करता है, तारकाय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। कब, कोशिका विभाजन। और ये तर्कु तंतु जो होते हैं वो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तर्कु तंतु आपने अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पढ़े होंगे, वहाँ पर तर्कु तंतु निर्मित होते हैं, आपने देखे होंगे। तो उनमें योगदान किसका होता है, तारकाय का होता है। और हमने इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ बायोलॉजी के सार से संबंधित, उसमें कई टॉपिकों को बायोलॉजी कई टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन होता है वहाँ पे विभाजन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तारकाय नहीं था। तो वो उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्लास है साइंस की। उसके बाद देखिए केंद्रक, जो केंद्र की हम खोजकर्ता की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ये खोज आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ये भी। केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, पूछ सकते हैं। कोशिका के मध्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, यानी कोशिका के अंदर, कोशिका के मध्य में आपको पता है केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो कोशिका दोहरी झिल्ली होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है, जो कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो इसका कार्य यही हो गया ये कि जैविक क्रियाओं पर, यानी कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, केंद्रक के नियंत्रण करता है। यानी जब कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, केंद्रक इन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय जाकर कोशिका का विभाजन होता है। तो यानी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण तो इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है, एडल्ट पादप कोशिका जो होती है, उसमें केंद्रक है वो कहाँ नहीं होता है, मध्य में नहीं होता है। कहाँ होता है, परिधि पर होता है। तो पादप कोशिका में केंद्रक परिधि पर पाया जाता है, और जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी। उसके बाद आता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो है वो केंद्रक के अंदर आपने देखी होगी, जब केंद्रक का आप डायग्राम देखते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर इस तरह से धागेनुमा संरचना पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, धागेनुमा संरचना जो होती है वो डीएनए के एक अणु से बनी होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। वो शुरुआत में क्रोमेटिन के रूप में होते हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो वो किसका निर्माण कर लेते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है वो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करना है। क्या मुख्य कार्य, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करना है।
सामान्य अवस्था में गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन के समय ये किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। यानी सामान्य अवस्था में गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में होते हैं, यानी धागेनुमा संरचना के रूप में होते हैं, और उसके बाद ये कोशिका विभाजन के समय किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्र। यानी जब 4 क्रोमेटिन होते हैं तो 4 क्रोमेटिन से 2 क्रोमेटिड बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 क्रोमेटिड। और 2 क्रोमेटिड से क्या बनता है? एक गुणसूत्र बनता है। यानी 4 क्रोमेटिन से 2 क्रोमेटिड और 2 क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब गुणसूत्र कोशिका विभाजन की मेटाफेज जो अवस्था होती है, यानी जब आप मेटाफेजिक प्लेट पढ़ते हैं वहाँ पे मेटाफेज जो अवस्था होती है कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के आकार का अध्ययन किया जाता है, और जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है। अब मेटाफेज और एनाफेज अवस्थाएं क्या होती है, हम इसी वीडियो के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे। और सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन जब करेंगे तो वहाँ पर गुणसूत्र के अंदर आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो ये कार्य महत्वपूर्ण है, इसका कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करने में करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन देखिए आप, कोशिका विभाजन है वो 3 तरह से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री विभाजन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन, तो देखिए समसूत्री विभाजन क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन, यानी वह कोशिका विभाजन जिसमें मातृ कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी जब एक मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, उन पुत्री कोशिकाओं में जब गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है तो इसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो समसूत्री विभाजन होता है, आपको क्या याद रखना है समसूत्री विभाजन में, कि मातृ कोशिका से जिन पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है? समान बनी रहती है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि एक मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जो है वो काय कोशिका और जनन कोशिका दोनों में पाया जाता है। काय कोशिका में भी होता है और जनन कोशिका में भी ही होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को मुख्यतः 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। समसूत्री विभाजन को मुख्यतः 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन होना। तो सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का विभाजन होना। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होना। यानी ये आपकी कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। तो सर्वप्रथम तो क्या होता है? इस केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद जो ये साइटोप्लाज्म है इसका विभाजन होता है। फिर इसका विभाजन होकर के इस तरह से एक कोशिका से कितनी बन जाती है? 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो एक मातृ कोशिका, ये एक मातृ कोशिका है, और इससे कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया? 2 पुत्री कोशिकाओं। तो सर्वप्रथम होगा कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम बात करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, कोई ज़्यादा नहीं है। प्रोफेज सबसे लंबी होती है। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। एनाफेजिक गति होती है, यानी ध्रुवों की ओर गुणसूत्र गति करने लगते हैं। और टीलोफेज जो होती है ये अंतिम अवस्था होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली वो यानी इसके अंदर जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी वो चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाती है टीलोफेज के अंदर। तो इसमें आपको बस सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, वो देख लेना आप कौन कौन से। ये देखना, प्रोफेज विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। एक तो पॉइंट याद रखना है कि विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि गुणसूत्र केंद्र के अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं, वो विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इसी अवस्था में क्रोमेटिन जाल संगठित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। तारक का विभाजित होकर तारक केंद्र का निर्माण कर लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोफेज के अंदर आपको ये याद रखना है कि यह सबसे लंबी अवस्था होती है। क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था। और इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है, यानी ये केंद्रक है, इसके अंदर मैंने बताया कि ये दोहरी झिल्ली युक्त है, एक बाहर की ओर होती है और एक अंदर की ओर होती है। तो ये झिल्ली जो है वो विलुप्त होने लगती है और ये क्रोमेटिन जो है वो संगठित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? ये गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे लंबी अवस्था होती है
उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर आपको इतना याद रखना है, सिर्फ मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है वो त्रिकुतंतुओं के मध्य में आ जाते हैं। जिस तरह से आपने मान लीजिए कि इस तरह से डायग्राम आपने देखे होंगे, जब आपने मेटाफेज स्टेज देखी हो तो उस दौरान आपने डायग्राम देखे होंगे, बनाए भी होंगे डायग्राम। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्कुतंतु, जो ये आपको ये रेखाएं, ये क्या है, तर्कुतंतु है। और इन तर्कुतंतुओं के मध्य में क्या आ जाते हैं, गुणसूत्र आ जाते हैं मध्य में गुणसूत्र आकर के इस तरह से क्या कर लेते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, मेटाफेज प्लेट का। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्कुतंतुओं के मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, तब मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है मेटाफेज के अंदर। और आपको उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, एक चीज़ याद रखनी है आपको एनाफेज में, कि यह सबसे छोटी अवस्था होती है। क्या होती है, सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे लंबी कौन सी देखी थी हमने, प्रोफेज। और इस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन क्या था, ये बात पहले ही बता चुका मैं, गुणसूत्र पढ़ाया था उसमें, कि आकृति का अध्ययन एनाफेज में हो जाता है और आकार का अध्ययन होता है मेटाफेज के अंदर। और इस अवस्था में क्या होता है, एनाफेजिक गति होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लाइन है, इस अवस्था में गुणसूत्र विभाजित होकर दो पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। पुत्री गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं, जिसे एनाफेजिक गति कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही चीज़ है, एनाफेजिक गति। तो एनाफेजिक गति एनाफेज अवस्था में होती है। एनाफेजिक गति क्या होते हैं कि पुत्री जो गुणसूत्र होते हैं, पुत्री गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं। ध्रुव मतलब इस तरह से आपने डायग्राम बनाया है, तो ये जो है ये ध्रुव है। तो ये गुणसूत्र जो है वो इस तरह से क्या कर लेते हैं, ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनाफेजिक गति बोलते हैं। एनाफेजिक गति के दौरान पुत्री गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य की ओर, देखिए ये भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं किसकी ओर है, ये मध्य की ओर है। और गुणसूत्र बिंदु, ये गुणसूत्र बिंदु है, तो ये गुणसूत्र बिंदु जो है वो किस ओर है, ये गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर है। किस ओर है, ध्रुवों की ओर है। तो ये आपको याद रखना है एनाफेजिक गति, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टीलोफेज आता है, तो ये विभाजन की अंतिम अवस्था है टीलोफेज। और पुत्री गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तर्कुतंतु विलुप्त हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट होने जाती है। यानी जो प्रोफेज के अंदर जो काम नष्ट हुआ था वो काम यहाँ पर पुनः प्रकट होने लगता है। टेलोफेज अंतिम अवस्था होती है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट, एनाफेज के अंदर एनाफेजिक गति, ये आपको याद रखना है। तो ये चार अवस्थाएं थी कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजित हो गया, केंद्रक दो बन गए, अब होगा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस जंतु व पादप कोशिकाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न तरह से होता है। तो अब जंतुओं में कौन सी विधि से होता है, पादपों में कौन सी विधि से होता है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि जंतु कोशिका में जो होता है वो विदलन विधि द्वारा होता है, विदलन विधि या खांच विधि बोलते हैं इसे। और जो पादपों में होता है वो प्लेट विधि द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस यानी केंद्र कोशिका द्रव्य विभाजन विदलन विधि या खांच विधि द्वारा, और पादप कोशिका में होता है प्लेट विधि द्वारा। आपको ये याद रखना है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन के लास्ट पॉइंट की, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो समसूत्री विभाजन का महत्व, पहला महत्व है कि समसूत्री विभाजन जीव के शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। जीव की शरीर की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है समसूत्री विभाजन, क्योंकि ये जनन कोशिका और काय कोशिका सभी में होती है। हमारी जब टूट फूट हो जाती है, घाव बढ़ता है, तो उस दौरान समसूत्री विभाजन ही होता है। तो जीवों में घाव बढ़ने में सहायक होता है कौन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसके कारण यानी समसूत्री विभाजन के कारण ही जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है समान बनी रहती है, क्योंकि एक मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होना आवश्यक है। तो अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों इसमें ये याद रखना। समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गए, इतना ही आपको समसूत्री विभाजन में कंप्लीट करना। आपको पता है दोस्तों हम कितनी चीज़ पढ़ चुके हैं। हम कोशिका के जो ऑर्गन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना वहीं से बनी रहेगी। उसके बाद हमने समसूत्री विभाजन कंप्लीट कर लिया है पूरा, इसकी अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पूरी कर लिया है। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा। अर्धसूत्री विभाजन में देखिए वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था कि
मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बन रही थी उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान थी, लेकिन कोशिका विभाजन ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहाँ एक मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बन रही थी, 2, और यहाँ पर एक मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है, 4। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और वो कैसे में हो रहा था, वो जनन कोशिका में भी हो रहा था और कायिक कोशिका में भी हो रहा था, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ किस में होगा, जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, जनन कोशिकाओं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है, हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा, उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर भी पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस जो है, केंद्रक विभाजन जो होगा वो 4 अवस्थाओं में होगा। अवस्थाएं वही है सेम, प्रोफेज यहाँ पर फर्स्ट लग जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई। अब प्रोफेज फर्स्ट को हम पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट को फिर उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, यानी ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है। अब हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन में हमने जो समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर भी वही होगा, पहले होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं हम, तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हो गया। अब जो कैरियोकाइनेसिस हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था, कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नाम लग जाएगा। तो वही काम किया है यहाँ पे, देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब हम पहली अवस्था पढ़ेंगे कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज जो फर्स्ट है, हमने देखा था पीछे कि प्रोफेज तो सबसे लंबी अवस्था होती है, तो बिल्कुल वही चीज़ है, प्रोफेज कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, तो प्रोफेज फर्स्ट भी कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। लेकिन वहाँ पे प्रोफेज के हमने उप अवस्थाओं की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हम उप अवस्थाओं की बात करेंगे, यानी प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। प्रोफेज फर्स्ट को कितनी उप अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, 5 उप अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, और इन 5 उप अवस्थाओं से ही प्रश्न पुटअप होता है ज़्यादातर। अब हम इनके एक एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक पॉइंट ये आपको याद रखना, वही काफ़ी है। तो देखिए इसे 5 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। वो 5 अवस्थाएं कौन सी है, एक है लेप्टोटिन, एक है जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ये आपकी जो है वो क्या है, 5 अवस्थाएं हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं लेप्टोटिन। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसमें बस सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट याद रखने, ज़्यादा नहीं है। जाइगोटिन देखिए पहले, जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है, जाइगोटिन अवस्था में। और जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की घटना किस अवस्था में होती है, तो जीन विनिमय की घटना होती है पेचिटिन अवस्था में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जाइगोटिन अवस्था में, जीन विनिमय की घटना होता है पेचिटिन अवस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है जीन विनिमय, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और जीन विनिमय। अब जीन विनिमय होता क्या है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों के मध्य आदान प्रदान होना जीन विनिमय कहलाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं, इस तरह से गुणसूत्र आपने देखे होंगे, आपने डायग्राम जब बनाया है तो इस तरह से जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का जो खंडों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। तो जाइगोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, पेचिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, और डिप्लोटिन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है। डिप्लोटिन अवस्था में किसका निर्माण होता है, काइजमेटा का निर्माण होता है डिप्लोटिन अवस्था। तो सिर्फ आपको 3 नाम याद रखने हैं, बस देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, लेप्टोटिन में कोई याद नहीं रखना है, जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, पेचिटिन में जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटिन
डिप्लोटिन के अंदर हमने क्या पढ़ा, काइजमेटा का निर्माण होता है। सिर्फ आपको 3 ही तो याद रखने हैं, 3 शब्द याद रखने हैं, कंप्लीट। तो ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से जो प्रोफेज फर्स्ट हमने देखी, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आएगी, एनाफेज फर्स्ट आएगी। वो चीज़ें याद रखनी है जो आपने वहाँ पर पढ़ ली थी पीछे, बस उसी से काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। अब अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें हम, वही एनाफेज में हो जाएगा। एनाफेज सबसे छोटी हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी थी, वहाँ पर भी छोटी थी, तो यहाँ पर एनाफेज छोटी रहेगी। एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेजिक गति वहाँ पर हो रही थी समसूत्री विभाजन में, एनाफेजिक गति यहाँ पर भी होगी। तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की। तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, हमने समसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लैंगिक जनन के दौरान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखती है। जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या करती है, समान बनाए रखती है। जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उन जीवों में गुणसूत्रों की संख्याएं हैं वो क्या बनाए रखती है, समान बनाए रखती है। यानी अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। यदि अदरवाइज अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 गुणसूत्र पिता से आते हैं, 46 माता से आते हैं, तो गुणसूत्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज अर्धसूत्री विभाजन होने पर गुणसूत्र जो है 23 हो जाते हैं। तो उत्पन्न होने वाली नई संतति अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती है। जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो अपने पूर्वजों से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, क्योंकि जीन विनिमय की घटना होती है। क्या होता है, जीन विनिमय की घटना होती है। जीन विनिमय के कारण जो संततियाँ आती है वो क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। संतति अपने पूर्वजों से वो भिन्न हो जाती है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नई जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो ये इनके 2 महत्व हैं अर्धसूत्री विभाजन का, कि लैंगिक जनन के दौरान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमने कोशिका अंग के बारे में, यानी कोशिका के अंदर जो अंग माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक थे उनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने कोशिका चक्कर, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन इस रिलेटेड कर लिया। यानी सेल बायोलॉजी का हमने लगभग पोर्शन ये कंप्लीट कर लिया। कोशिका सिद्धांत वगैरह रह गया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है दोस्तों, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।